अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट देना चाहूँगी। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इलेक्ट्रोलिसिस के साथ कैसे कंपेयर करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल चेंज दोनों एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल है या इनका रिलेशन है आपस में, इसी को हमने बोला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी देके केमिकल चेंज प्रोड्यूस की जाए तो ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, और अगर इस केमिकल चेंज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए तो इसको हम बोलते हैं फ्यूल और गैल्वेनिक सेल। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देने का मतलब, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल की भी बात करनी है, फ्यूल सेल की भी बात करनी है, इनमें रिएक्शन क्या होता है आपको सबसे पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है कि हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल चेंज प्रोड्यूस होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से जो केमिकल चेंज प्रोड्यूस हो रही है, एक्चुअली हम उसी को इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, और इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से किसी कंपाउंड का ब्रेकअप हो जाना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी डेफिनेशन भी देखें। When electricity is passed through fused ionic compound or their aqueous solution, they are decomposed into their constituents. Such compound are called electrolytes and this process is called electrolysis. अब इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। इसमें देखें सबसे पहले तो क्या बात की गई है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है फ्यूज आयनिक कंपाउंड। अब ये फ्यूज आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो अपनी मेल्टेड फॉर्म में हो, प्योर स्टेट में हो लेकिन मेल्टेड फॉर्म में। आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड की आप एग्जांपल ले लें, वो एक आयनिक कंपाउंड है, लेकिन अगर अपनी मेल्टेड फॉर्म में हो तो हम उसको बोलेंगे फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड। या देयर एक्वस सोल्यूशन, अगर वो आयनिक कंपाउंड अपनी प्योर मेल्टेड स्टेट में नहीं है तो उसका एक्वस सोल्यूशन होगा, और एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब है? पानी के साथ सोल्यूशन बना होगा। तो ऐसे आयनिक कंपाउंड जो अपनी फ्यूज स्टेट में हो या एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में हो, और जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, दे डिकम्पोज इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और ये हमारा जो आयनिक कंपाउंड था, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे कुछ टर्म हम जो है वो क्लियर करते चले जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, अभी यहाँ तक हमने यही सीखा। अब आगे देखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद ना हो, जिसको इनिशिएट करने के लिए या जिसको स्टार्ट करने के लिए हमें कोई एनर्जी देनी पड़े, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो जैसे अभी हमने बात की कि इलेक्ट्रिसिटी पास, अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है हम आउटर सोर्स से एनर्जी दे रहे हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए और आयनिक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाए, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसीजर होता कैसे है? द प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी कैरिड आउट इन अ इलेक्ट्रोलिटिक बाथ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये प्रोसीजर किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हुए इसमें हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप देखें कि घर में कोई आप बैटरी यूज़ करते हैं या सेल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जी एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। इसी तरह इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसके दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। एक को हम बोलते हैं एनोड और दूसरे को हम बोलते हैं कैथोड। अब इसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है वो हम डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रोड्स हैं, या तो वो ग्रेफाइट के बने होंगे या किसी भी मेटल के बने हो सकते हैं। अब एनोड क्या है? इट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन एंटर द एक्सटर्नल सर्किट। और कैथोड क्या है? इट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन लीव द एक्सटर्नल सर्किट। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जबकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये जो बात की गई ना, थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन एंटर द एक्सटर्नल सर्किट, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक दफा आपको रिमाइंड करवाती चलूं क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट जिनकी वजह से इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तो उसका सबसे पहला कंपोनेंट था इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या था? कोई भी हमारा आयनिक कंपाउंड हो सकता है। दूसरा इसका कंपोनेंट हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए हमारे पास कोई ना कोई कंटेनर या कोई बात होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और अगर सेल की बात करते हैं तो उसके सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और वो 2 इलेक्ट्रोड एक एनोड होगा और एक कैथोड है।
तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट इलेक्ट्रोलिसिस के हो गए, एक इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होना चाहिए और उसके पास कोई से इलेक्ट्रोड होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट मस्ट हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस को कंप्लीट करते हैं। जी अब आते हैं अपने एनोड और कैथोड की तरफ। जी स्टूडेंट यहाँ पे ये देखें, ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया गया है। इसमें ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज जिसको हमने बोला कैथोड और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जिसको हमने बोला एनोड। और यहाँ पे ये जो शो किए गए हैं ये एक्चुअली हमारे आयनिक कंपाउंड के आयन है। अब आयनिक कंपाउंड जैसे मैंने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड था, तो अब उसमें सोडियम पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोराइड नेगेटिव। तो यहाँ पे ये एक्चुअली आयंस को मूव करते हुए दिखाया गया है। अब एनोड की डेफिनेशन जो दी गई थी उसमें कहा था कि थ्रू विच इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एक्सटर्नल सर्किट। अब यहाँ पे ये देख लें, ये एनोड है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन एंटर हो रही है एक्सटर्नल सर्किट की तरफ। और कैथोड का क्या था कि थ्रू विच इलेक्ट्रॉन लीव्स द एक्सटर्नल सर्किट। तो ये जो बाहर है इलेक्ट्रोलिटिक सेल से बाहर, इसको हम एक्सटर्नल सर्किट बोल रहे हैं। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कैथोड के पास आते हैं, कैथोड इनको रिसीव कर रहा है। अब क्योंकि कैथोड इनको रिसीव कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब हुआ कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। इसके अगेंस्ट एनोड पे देखें, एनोड से यहां से इलेक्ट्रॉन गए एक्सटर्नल सर्किट की तरफ, एनोड से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है कि जब हमने इसको आउटर सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से जो हमारा यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है वो ब्रेकअप हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में, पॉजिटिव आयन बनते हैं और नेगेटिव आयन बनते हैं। अब हमें ये भी पता है कि जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन आते हैं और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जबकि इसके अगेंस्ट जो हमारे नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयन जाएंगे एनोड की तरफ। अब नेगेटिव आयन जब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आके ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अब जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ये एनोड है। जी तो इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसीजर कंटिन्यू रहता है। अब यहाँ पे टेक्स्ट में भी एक दफा पढ़ लेते हैं, आपको दोबारा से क्लियर हो जाएगा। एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जैसे मैंने भी बताया कि वो पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, वहां पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयंस जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करते हैं, इसलिए वहां पे ऑक्सीडेशन होती है। जबकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों नेगेटिव चार्ज आता है? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन जाते हैं और वहां से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहां पे रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सेल इज इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीली मूविंग आयन। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है वो कोई भी आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड है तो वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिकम्पोज हो जाएगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द इलेक्ट्रोलाइट इज डिकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज। वही बात की, जब एक्सटर्नल वोल्टेज या एक्सटर्नल करंट प्रोवाइड किया जाएगा तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने कंपोनेंट्स में डिकम्पोज हो जाएगा। Thus, external voltage source or battery forces the non-spontaneous reaction to occur by pumping electrons toward one of the electrodes, thereby giving it a negative charge. तो इसका मतलब हुआ कि बैटरी यहाँ पे जिसकी तरफ फोर्स करती है इलेक्ट्रॉन को मूव कर रही है, इस वजह से यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। द पॉजिटिव आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड गेट रिड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रोड फ्रॉम मेकिंग इट एट कैथोड। वहां पे यही बात की है कि जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से इस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ आते हैं और इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव चार्ज अप्लाई करते हैं। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और इसकी वजह से कैथोड पे रिडक्शन होगी। The battery simultaneously withdraw electron from the other electrode, giving it a positive charge. The negative ion of the electrolyte are attracted toward this and get oxidized by losing their electron, making it at anode. अब यहाँ पे भी क्या बात की गई है कि इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद नेगेटिव आयंस जो हैं वो मूव करेंगे हमारे एनोड की तरफ, इसकी तरफ मूव करेंगे। अब नेगेटिव आयन का मतलब है कि उनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब यहाँ पे आएंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, एक या दो जितने भी उनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एनोड। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा से अपने एक्सटर्नल सर्किट की तरफ चले जाएंगे।
तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट व्हाइल आयन मूव टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द सेल। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सटर्नल सर्किट में मूवमेंट करते रहते हैं, जबकि आयन जो है इस इलेक्ट्रोलाइट या इस सेल के अंदर मूव करते रहते हैं। इफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट द इलेक्ट्रोड सीज का मतलब होता है खत्म हो जाना है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्सटर्नल सर्किट आल्सो स्टॉप। तो जब तक ये आयंस की मूवमेंट होती रहेगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता रहेगा, तब तक ये एक्सटर्नल सर्किट में करंट का फ्लो होता रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसीजर रुक जाएगा तो एक्सटर्नल सर्किट में भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। जी यहाँ पे देखें, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। बैटरी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंस बताया गया है। अब बैटरी से मुराद वही जो मैंने आपको अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताया था, फ्यूल सेल हो सकता है या गैल्वेनिक सेल है। उसमें भी दो ही इलेक्ट्रोड होंगे, एक को हम बोलेंगे एनोड और कैथोड। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी एनोड और कैथोड। फंक्शन इसमें क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे रिडक्शन। इसी तरह इसके भी एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होगी। बैटरी में एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये जो बैटरी या फ्यूल सेल है, ये आपका अगला टॉपिक है, हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है और नेगेटिव चार्ज आता है। The term anode and cathode always refer to the electrode at which oxidation and reduction occur respectively. However, the charges carried by electrode in a battery and electrolytic cell are different. तो यहाँ पे आपको बता भी दिया है कि इनके ऊपर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो डिफरेंट होता है। जी स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसीजर समझ लिया। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है सोडियम क्लोराइड, या उसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन की एग्जाम्पल से आपको इलेक्ट्रोलिसिस का तरीका समझाया गया है कि किस तरीके से होता है। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड ब्राइन यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट एंड प्लेटिनम। अब यहाँ पे जो बात की गई है इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड हमने अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज करने हैं वो इनर्ट होने चाहिए। इनर्ट होने का मतलब ये है कि वो हमारे अपने इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूशन के साथ रिएक्ट ना करें। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोड सिलेक्ट किया गया है वो ग्रेफाइट का होगा और प्लेटिनम का होगा। जिसकी टेक्स्ट पे आने से पहले इस फिगर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। पहले इसके थ्रू समझ लें, उसके बाद हम टेक्स्ट पढ़ते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। जी स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे हमने बात की है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि उसमें वाटर है। और अगर हम वाटर की बात करें तो आपको पता है कि जब भी वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वाटर भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में चेंज हो जाता है। वो हाइड्रोजन आयन देगा और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन भी देगा। अब एक्वस सॉल्यूशन में वाटर भी अपने आयंस में डिकम्पोज हो गया और सोडियम क्लोराइड से मिलने वाले हमारे पास आयन हो जाएंगे सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन। तो इसका मतलब हुआ हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 4 तरह के आयन्स आ जाएंगे, जिसमें 2 पॉजिटिव, एक सोडियम और एक यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन, और नेगेटिव आयन में आ जाएगा क्लोराइड और हाइड्रोक्साइल आयन। जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो एनोड है वो ग्रेफाइट का बनाया जाता है, जबकि जो कैथोड है वो प्लेटिनम का है। प्लेटिनम एक मेटल है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है। ग्रेफाइट कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। अब जैसे अभी हमने बात की कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वो एक्वस सोल्यूशन है, तो वहां पे हमारे पास हाइड्रोजन भी होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन भी होंगे, सोडियम के आयन भी हैं और क्लोराइड के आयन भी हैं। जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीजर की बात की तो हमने कहा था कि नेगेटिव आयन जो है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं और पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ। अब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिव आयन में क्लोराइड भी है और हाइड्रोक्सिल आयन भी है। अब ये कौन सी चीज डिसाइड करेगी कि हमारे एनोड की तरफ क्लोराइड आयन ने जाना है या हाइड्रोक्सिल आयन ने? तो इनमें जिस आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड की तरफ जाएगा, वहां पे अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा और ऑक्सीडेशन करेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल आयन में से क्लोराइड आयन जो है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसकी निस्बत ज्यादा है, इसीलिए ये एनोड की तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ जाएगा और यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और यहाँ पे जो क्लोराइड आयन क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो गया, वो क्लोरीन एटम 2 मिलके क्लोरीन गैस की फॉर्म में डिस्चार्ज होंगे, तो एनोड पे यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। अब आते हैं कैथोड की तरफ। अब कैथोड पे क्या होता है, हमारे सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन में सोडियम भी है और हाइड्रोजन आयन भी है।
अब यहाँ पे अगेन जो हाइड्रोजन है इसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, इस वजह से ये कैथोड की तरफ जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होकर दो हाइड्रोजन एटम मिलके हाइड्रोजन गैस बनाएगी और यहाँ पे कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे सोल्यूशन में बच जाने वाले सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन, ये दोनों कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड या इस सोल्यूशन को या इस इलेक्ट्रोलाइट को बेसिक कर देंगी। तो जब तक इस पे ऑक्सीडेशन का रिडक्शन का प्रोसीजर होता रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता रहेगा, और जैसे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रुक जाएगी तो हमारा यहाँ पे ये रिएक्शंस भी रुक जाएंगे। अब आते हैं इसके टेक्स्ट की तरफ। The electrolysis of a concentrated solution of sodium chloride also called brine। अब ब्राइन जहां पे भी नाम लिया जाए आपने याद रखना है कि ये सोडियम क्लोराइड है। प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, क्लोरीन गैस एट द एनोड। तो ब्राइन सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्राइन जब लिया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो हमारे पास कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, जबकि एनोड पे क्लोरीन गैस। तो ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन एज अ बाई प्रोडक्ट है। The electrolytic cell used in this electrolysis is shown in the figure. The cathode used in this cell is made up of the platinum, while the anode must be made of the graphite to avoid the reaction with the chlorine gas। तो यहाँ पे आपको रीजन भी बता दी गई है कि जो हमने एनोड यूज करना है वो ग्रेफाइट का इसलिए यूज करना है ताकि जो यहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो उसके साथ रिएक्ट ना कर सके। इसीलिए कहा गया था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जब भी बात करेंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रोड है, एनोड हो या कैथोड हो, वो इनर्ट होने चाहिए। इनर्ट होने से मुराद है कि वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ रिएक्ट ना कर सकें। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिएक्शन क्या होता है? द फॉलोइंग आयंस आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सोडियम क्लोरीन। अब ये ब्राइन सोल्यूशन है जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया था, उसमें से सोडियम आयन आएंगे और क्लोराइड आयन आएंगे, और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम वाटर। तो हमारे सोल्यूशन में चार तरह के आयन आ गए हैं, दो पॉजिटिव, पॉजिटिव में सोडियम और हाइड्रोजन, और दो नेगेटिव, नेगेटिव में क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल आयन। Sodium and water both migrate toward the cathode since water molecule and hydrogen ion have the greater tendency to get reduced as compared to sodium ion, so they pick up the electron from the cathode to form a hydrogen gas। क्या बात की गई है यहाँ पे? इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स की बात की गई है। एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स में से जो उसके पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन आयन है, वो मूव करते हैं कैथोड की, वहां से जाके इलेक्ट्रॉन लेते हैं और रिडक्शन हो जाती है। तो ये बात वही की गई है क्योंकि उनकी टेंडेंसी ज्यादा है टू गेट रिड्यूस एज कंपेयर टू सोडियम आयंस। तो रिएक्शन कैथोड पे क्या होता है कि दो हाइड्रोजन आयन देंगे, दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। या इसका रिएक्शन अगर वाटर की फॉर्म में लिखना चाहे तो वाटर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और यहाँ पे दो हाइड्रोक्सिल आयन फिर से बन जाएंगे और ये हाइड्रोक्सिल आयन अगेन हमारे सोल्यूशन में ही मौजूद रहेंगे। The ionic equilibrium of the water is thus disturbed due to the discharge of hydrogen and more water molecule are ionized to restore it। जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, इसलिए हमारे वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होते जाएंगे और हमें हाइड्रोजन आयन देते जाएंगे। द सोल्यूशन अराउंड द कैथोड बिकम अल्कलाइन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। तो कैथोड के करीब हमारा सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन मीन बेसिक, क्योंकि उसके पास हाइड्रोक्सिल आयन हो जाते हैं। जबकि इसके अगेंस्ट एनोड पे क्या होता है? अब एनोड पे क्या होगा? जो हमारे सोल्यूशन में से क्लोराइड आयन आए थे वो क्लोराइड आयन एनोड की तरफ जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और यहाँ पे क्लोरीन गैस डिस्चार्ज होगी। यहाँ पे वही रिएक्शन दिया गया है, 2 क्लोराइड आयन आए, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और यहाँ पे क्लोरीन गैस डिस्चार्ज होगी। The solution gradually gets alkaline due to the presence of hydroxyl ion and the volume of hydrogen and chlorine gases obtained are equal। तो यहाँ पे जो बात की गई है, क्योंकि ये साइमल्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, जितनी ऑक्सीडेशन हो रही है उतनी रिडक्शन हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का वॉल्यूम इक्वली हम यहाँ पे ऑब्टेन कर लेंगे। द ओवरऑल इक्वेशन फॉर दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज, इलेक्ट्रोलिसिस की अब कौन सा ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें क्या ओवरऑल क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, क्लोरीन गैस मिलती है और साथ में बेसिक सोल्यूशन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट रिसीव करना हो तो हम ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम हाइड्रोक्साइड गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की।
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑकर्स नेचुरली विदाउट एनी एनर्जी इनपुट, मतलब वो रिएक्शन जिनको हम कोई भी एनर्जी इनपुट ना दें और वो खुद ब खुद हो जाए, इनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वाइल द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, तो तभी वो रिएक्शन स्टार्ट होगा या इनिशिएट होगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।